शुरू करते हैं जलेबी के साथ। तो हमने लास्ट वीक में एक स्टोरी को या एक इंसिडेंट बोल सकते हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट को हमने डिस्कस किया था और हम थोड़ा सा उस पर चर्चा किए थे। तो आज उसको साथ में जोड़ते हुए हम अपनी डिस्कशन में आगे जा रहे हैं। पिछली बार हमने लोअर नेचर का, एस्पिरेशन का ये बातें किया। अब जैसे स्टोरी को शॉर्ट में हम फिर से याद कर ले कि एक पर्सन जिसने एक नीडी बॉय को हेल्प किया टू बिल्ड अ करियर, तो उसने क्या किया, पैसा सारा चीज़ें एक अनजान बच्चे को मदद की, क्या करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए। जब फ्यूचर में उसी पर्सन को, उस बॉय जो अब वो मैन में कन्वर्ट हो गया है, उसकी अच्छी पोजीशन है, अच्छा उसके हाथ में पावर है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि उन इंसान को उस बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है उससे मिलने का मौका मिलता है और उसे वो कह रहे होते हैं कि तुम भी किसी एक अनजान इंसान को मदद करो, तब वो जवाब में ये देता है कि क्या करे, परिवार का जोर है, जिसको मैं जानता हूँ पहले मैं उसी का करूँगा, फिर मैं दूसरों का करूँगा। तो जो हेल्प, जो अब नीडी पर्सन था, उसको ये देख के बड़ा गुस्सा आता है, उसको लगता है कि कैसे लोग, अगर ऐसी ही बात इस इंसान ने सोची होती तो आज आपको हेल्प नहीं मिली होती। तो हमने इस स्टोरी को जब पूरा डिटेल में लिया था तो एक चीज़ मैंने आप लोगों से बात करी थी कि इसके विषय में सोचना कि आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं कि अगर आप उस परिस्थिति में हो तो क्या सोच सकते हैं। तो आज हम उसमें से एक सोच को ले रहे हैं कि इसको हम शायद ऐसा भी समझ सकते हैं कि बाहरी रूप से किसी को हम हेल्प कर दें, कुछ पैसा दे दें कि वो पढ़ाई कर ले, अपना मकान बना ले, ये कर ले, इससे उस पर्सन के अंदर कोई अच्छी चीज़ का जागरण होना ज़रूरी नहीं है। वो तो एक इंसिडेंट की हम बात करें, लेकिन हज़ारों NGOs चल रहे हैं आज जो हज़ारों गरीबों को हेल्प कर रहे हैं। हज़ारों लोग ये बात कर रहे हैं कि किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन देता है इंसान, तकलीफ़ तो इंसान ही दे रहा है। और जिनको सबसे ज़्यादा हेल्प मिली होती है, आज तक का मेरा नज़रिया ये है कि वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि जितने वो सक्षम हो जाते हैं उतना उनको लगता है मैं अपना नाम बना लूँ और मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको मैं फ़ायदा दूँ। कोई नहीं सोचता कि हमें जिस तरीके से मिला हमें भी आगे ये चीज़ करनी चाहिए। अगर ऐसी पृथ्वी होती, इतने NGOs हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशन हैं, इतने लोगों के अंदर दिलों में प्रेम है, तो आज ये दुर्दशा क्यों होती। तो इस पे हमारा एक थोड़ा सा, इट इज़ नॉट द डीपेस्ट व्यू बट अ डीपर व्यू, कि जो हम 2 हफ्तों से बात कर रहे हैं, जस्ट बाय हेल्पिंग अदर, आप किसी, क्योंकि आपने उसको पैसे दे दिए या कोई अपॉर्चुनिटी दे दी, उससे उसका चरित्र निर्माण तो नहीं हुआ। जब इस पर्सन ने उस बच्चे को मदद की तो सीधा सीधा बात है कि तुमने मदद क्यों करी, ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ, अपना ऐशो आराम खरीद सकूँ और मेरे रिश्तेदारों को ऐशो आराम में ला सकूँ। जब इस सोच से दुनिया चल रही है, सोच का लेवल ही ये है। अगर हर पर्सन अपने ऐशो आराम और अपनी बढ़ाइयों के लिए ही काम करेगा तो आप उसको ऐसे हेल्प करो या वैसे हेल्प करो, जाएगा तो सारा उसी जगह पे उसी कपड़े को भरने के लिए जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो प्रश्न ये आता है कि तो फिर ये चीज़ गलत क्यों है। पहले तो ये कि ये सही नहीं है, तो गलत भी क्यों है। अगर मुझे किसी ने मदद की, मान लो मैं पौंडीचेरी गई, मुझे माँ की समाधि ने कुछ चीज़ें दे दी तो मुझे मिल गई,
तो माँ ने मुझे इसीलिए तो दी है कि मैं अपना नाम कमाऊँ, अपने आप को बढ़िया बना दूँ, अपने आसपास के लोगों को बढ़िया बनाऊँ। अगर ये सोच है मेरी तो मुझे कुछ भी सिखा दो और कितनी ही डीपेस्ट और फाइनेस्ट चीज़ें दे दो, उसका यूज़ कहाँ जाएगा? अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन में जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और क्यों इस सोच को लॉजिकली की ये सोच बहुत ही चीप और वल्गर के दायरे में क्यों आती है? और क्यों ऐसी सोच वाले लोग, मेरी ऐसी सोच है ही है, और मैं इस सोच के साथ किसी भी बच्चे को हेल्प करूँ, ले बेटा तो पढ़ाई करनी, ताकि तू क्या करे, तू 2 AC और ख़रीद सके, तू 2 गाड़ियाँ और ख़रीद सके। तो जब तक हमारी सोच ऐसी है, हमारे ज़िंदगी में, हमारे समाज में अच्छाई क्यों नहीं आ सकती? मतलब प्रॉब्लम क्या है इस सोच में? क्या इशू है इसमें? मतलब हम सबको माँ ने कुछ हेल्प कर दी, अब हम सब मिलके अपना और अपने जानने वालों को आगे बढ़ाने में लग पड़े, इसमें गलत क्या है? क्या प्रॉब्लम है? अगर हम सिर्फ इतने लोगों की बात करें, हम जो यहाँ 10-15 लोग यहाँ भी बैठे, हम सबके साथ ये चीज़ हो गई, हमारी वीकनेसेस वर्कआउट हो गई और हमें अच्छी हेल्प मिल गई, और फिर हम सब इसमें लग गए कि नाउ हाउ शुड आई एंड दी सर्कमफरेंस ऑफ आई को बढ़िया बता दे, जीवन को बढ़िया बना दे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिखती है प्रॉब्लम जो ठीक बात है? इसका क्या नहीं है? प्रॉब्लम दिखती है या ठीक बात लगती है? प्रॉब्लम क्या? नहीं तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, तुझे बात करना नहीं आता था, तुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सिखा दिया। क्यों सिखाया? नेचुरली, ताकि तू अपना नाम कमा सके और अपने परिवार का नाम बढ़ा सके। इसमें दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है? अगर है तो, नहीं है तो सही सोच है ये, फिर सबको यही करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ हमें क्लियर नहीं होती है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन दैट वी आर गेटिंग हियर एंड द एजुकेशन दैट इज़ इम्पार्टेड आउटसाइड? एक स्कूल में एक बच्चा जाता है तो उसको क्यों सिखाया जाता है कि तू IAS बन जा, तू IPS बन जा, तू एक ग्रेट म्यूजिशियन बन जा, तू एक लीडर बन जा, और तू हमारे स्कूल का, परिवार का नाम रोशन कर। ये नॉर्मल थॉट है, हमारी स्कूल में ये थॉट नहीं है। लेकिन तो वो डिफरेंस क्या है और क्या ज़रूरत है? मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस? क्या किया उसने दुनिया में? हम सब, मैं खुद इस एजुकेशन से गुजरी हूँ, तो ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जो वहाँ लैकिंग लगी हो कि आपने वहाँ से यू टर्न लेके यहाँ हुआ? और मैं तो उसी में बढ़िया चल ही रहा था, पर वो बढ़िया नहीं दिखा। तो वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ हो सकती है? कोशिश करने में तो दिक्कत नहीं है, तो बोलो। मेरे हिसाब से यही है कि जो हमारी जो
जो आत्मा होती है, जो सोल जिसको हम साइकिक बोलते हैं, उसका बहुत डिफरेंस है इधर और जो बाहर की जो नॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल ये कहने से क्या डिफरेंस पता चल रहा है कि हमारा इधर मेन जो एम होता है कि सब में होती है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्लियर तो मेरे को भी नहीं, हमारे सबके जैसे मैं बता सकता हूँ, मैं तो वही बोलूँगा कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, लेकिन हमें सबको हमारा एम पता है कि जो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो हमारी साइकिक है, उसके ऊपर हमें जाना है, जो हमारे अंदर डिवाइन बेटा उसको जानना है। एक सोच ये है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम टाइम पे नहीं उठ सकते, तो तुमको एक हॉस्टल में डाला जाता है, फिर तुम टाइम पे उठने लग जाते हो। टाइम पे क्यों उठना? क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और नाम कमाओ। हर चीज़ हमें बचपन से सिखाई क्यों जाती है? ताकि हम कुछ अपना कर लें। इस सोच में प्रॉब्लम क्या है, अगर है, और अगर हमें नहीं दिखती है तो फिर इस प्रयास का कोई उपयोग नहीं है। इशू क्या है इसमें बेटा? क्वेश्चन समझ रही हो ना कि अभी तुम एक इंस्टीट्यूट में गई, तुमको प्रिपेयर किया गया, इतने बजे उठना, ये काम सीख लो, ये स्किल सीख लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। वाई? सो दैट तुम एज अ पर्सन अपने आप को एक कुछ बना सको, कुछ नाम कमा सको, और तुम्हारे आसपास के कुछ लोग हैं उनका तुम गौरव बन सको। ये सोच देते हो तो इसमें दिक्कत क्या है? और इसी सोच के आधार पर जो हमारा ये इंसिडेंट था कि एक पर्सन ने एक अनजान बच्चे को हेल्प कर दी, तो उसने हेल्प का मीनिंग क्या समझा कि इस बच्चे के लाइफ में क्या चीज़ की करनी है? फाइनेंसेस की। उसको क्या दे देना चाहिए? फाइनेंसेस दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? ताकि वो जो सक्षम है पढ़ने के लिए, इतना बड़ा चतुर है, वो अपनी चतुराई को यूज़ कर ले, और यूज़ करके क्या करे? कुछ नाम कमा ले, कुछ पैसे बना ले, और अपने लिए कुछ कंफर्ट खरीद ले। तो हेल्प तो इसी को ही बोलते हैं। तो उस सेंस में फिर तो जो स्पिरिचुअल हेल्प है, जिसमें आप किसी गुरु के या किसी स्थान पे जाते हैं, तब तो आपके साथ ये नहीं घटता है, उल्टी कहानी हो जाती है, तो फिर तो वो हेल्प नहीं है। अगर ये हेल्प है तो वो हेल्प नहीं है, वो हेल्प है तो ये हेल्प नहीं है, तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज हेल्प? तो पहले ब्रेक डाउन करके फंडामेंटल पे आ रहे हैं कि अगर ये पढ़ाई का मॉडल गलत है तो वो क्यों गलत है, या नहीं है गलत, तो तुम्हारी क्या सोच है? सोचने रखो बेटा। मेरे हिसाब से कोई बच्चा है, उसने मन में ये लक्ष्य लेके चल रहा है कि मेरे को इतने लोगों के लिए नहीं करना है, मतलब उसके सामने ये बात भी है कि तू अपने आप का नाम बना और भी लोग तेरा कहते हैं नाम दे, जो भी। तो अगर उसके अंदर ये लक्ष्य कि मेरे को पूरे भारत को या मेरी पूरी जाति को एक साथ करना है, तो ये सही नहीं है। इसमें प्रॉब्लम तो ये आती है कि जैसे कि हम बाहर तो पढ़ लेते हैं, तो वहाँ की एजुकेशन तो मिल जाती है, पर उसके अंदर मतलब के अंदर अपना कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो पाता। तो उसके अंदर मतलब वो कुछ भी करेगा तो मतलब वो मतलब सही भी कर सकते हैं और फिर गलत भी, मतलब उसको अपने फ़ायदे के हिसाब से गलत भी जा सकता है। इसमें यहाँ के एजुकेशन में ये है कि यहाँ पे मतलब एजुकेशन तो होती है, पर
तुम्हारा कल्टीवेशन भी होता है अंदर का और तुम कैरेक्टर भी बिल्ड हो सकते। मोटिव का डिफरेंस है दोनों एजुकेशन में। एक मोटिव तो ये है कि बाहर के मतलब जो बाहरी स्कूल का मोटिव ये होता है कि एट लास्ट तुम एक कुछ मनी ओरिएंटेड वर्क कर सको, उसके लिए तुम्हें रेडी करा जाता है, ना कि और साथ में कुछ अच्छी मतलब नॉट अच्छी बट कोई एथिकली और मॉरली भी तुम सही नहीं होते हो वहाँ पे, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे सुजल बोला कि कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता है वहाँ पर यहाँ पे मोटिव ये है कि आप जो कुछ भी सीखो उसका मोटिव एट लास्ट यही है कि इन सबके ज़रिए तुम अपनी डीपर क्वालिटीज़ को और अपने डीपर चीज़ों को देख पाओ और उसके प्रति काम कर पाओ। मुझे लगा कि डिफरेंस ये है दोनों एजुकेशन में, वो सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब सिर्फ अपना ग्रेजुएशन से के ऊपर बेस्ड है, और अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो उसका कोई सार नहीं, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो और उसे अप्लाई करो। यहाँ पे मतलब यहाँ का अपना इंस्टीट्यूशन है वो इससे डिफरेंट है, यहाँ आपको लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव मिलता है, मतलब वो है कि हाँ चल रहे हैं, मतलब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, और सब कमाएंगे तो हम भी, वो 1.5 साल है, मतलब कुछ करना है कि सिर्फ मेरे लिए। यहाँ पे पर्सपेक्टिव मिलता है कि कुछ करना है सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब सिर्फ फिजिकल लाइफ के लिए कोई चीज़ और, मतलब डीपर चीज़ सोल है जो आपको पता चल रहा है, आपका जो एम है या फिर आपका जो है सेंटर है लाइफ का, उसके लिए आपको कुछ करना है, तो पर्सपेक्टिव मिलता है। और किसी को ट्राई करना मेरे हिसाब से इसके अंदर बाहरी एजुकेशन के अंदर वो लोग अपने केवल और केवल अपने ग्रॉस नेचर को सर्व करने का तरीका बताते हैं, और यहाँ पर हम लोग मतलब कुछ जो भी करते हैं उससे अपनी डीपर चीज़ को सर्व करने का ही। सब ने थोड़ा थोड़ा पॉइंट टच किया, बट अगर इसको हम सिंपलेस्ट वे में रखें तो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ ऑन दी बेसिस ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी कि एक चीज़ का जो जिक्र भी होता है, मेंशन भी होता है, वो ख़त्म हो गया, दैट इज़ अवर अंतरात्मा, द स्पिरिट। और हम सब उस चीज़ में कन्वर्ट हो गए जिससे करेंसी छापी जाती है, तो हमारी सोच ऑटोमेटिक कैसी हो गई, इसका उपयोग क्या कर रही है। सी रिपरकशंस होते हैं हर चीज़ का। जैसे हम एक पॉन्ड है, उसमें एक जगह जब एक स्टोन डालते हैं तो उसके रिपल्स गोल 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 चारों तरफ आते हैं। तो हमने सिर्फ एक काम किया एजुकेशन में, मनुष्य को कभी भी याद नहीं होने दिया कि तुम कुछ और भी हो, तुम्हारे भीतर कुछ गहराई भी है, तुम परमात्मा का स्वरूप हो, तुम डिवाइन हो। इस एस्पेक्ट को जब हमने कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया तो वो पर्सन क्या हो गया, एनिमल विथ माइंड, एन एनिमल विथ माइंड। उसका सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं पे आ गया। तो कभी भी ये सोच तो आ सकती ही नहीं। ये सोच जब हमारा सोर्स ऑफ थॉट जो है वो बिंदु है जहाँ से ये सारी चीज़ आ रही है, वो अगर अहम है, ईगो है, आई है, अगर मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि आई एम दिस बॉडी एंड दिस माइंड, तो मेरे रिश्ते और सारे दायरे भी बहुत ही मैं के अराउंड के हो गए। बट इफ आई सी माई सेल्फ एज अ बिगर आई, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, जब उस स्पिरिट से थोड़ा बहुत भी लिंकेज हो जाता है तो हमारे अंदर दायरा बड़ा हो जाता है।
बहुत बड़ा हो जाता है। जितना हमने सेल्फ को रिकॉग्नाइज किया उतना बड़ा हो जाता। तो ये दो बेसिस के डिफरेंस होने से क्या इशू आता है? जब इस पर्सन को हेल्प मिलती है तो उसे महसूस होता है कि परमात्मा ने मेरे पर कितनी ग्रेस करी है। तो किस चीज़ से ओपन होता है? परमात्मा से। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, माँ की कितनी बड़ी ग्रेस है कि हमें ये मौका मिला। तो ज़िंदगी में एक ऐसा पहलू, एक ऐसा आयाम खुलने लगता है, एक ऐसा डायमेंशन आ जाता है जिसमें डिवाइन का कोई एक्शन हम देखना शुरू कर देते हैं। और इस वाले व्यू में क्या होता है, इसलिए ये जो सारे फ्रेजेस हैं, आप किसी का 99 टाइम्स अच्छा कर लो और एक टाइम अच्छा नहीं करती, ये दुनियावी विजडम, ये वर्ल्डली विजडम, इसका मीनिंग क्या है? ये कहाँ से आई? बेसलेस तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी मनुष्य जाति है तो मैंने अभी इसको जलेबी दी, अभी इसके मन में हाँ आपने मुझे जलेबी दी, थैंक यू, पेट की भूख ख़त्म हो गई, जलेबी भी डाइजेस्ट हो गई। अब जब वापस भूख लगेगी और आपने उसको मना कर दिया तो वो थैंक यू का एक्सपायरी मोमेंट आ गया। तो जब हम इस तरीके के मनुष्य बन जाते हैं तो हमारे लिए हेल्प या ग्रेस को रिसीव करना, उसको एटलीस्ट देखना कि मुझे मेरे पीछे कितना ग्रेस लगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। वी बिकम चीप एंड वल्गर एट दिस लेवल। दैट इज़ वाई कितनी बातें भाईचारे की कर लो, ब्रदरहुड की कर लो, हारमनी की कर लो, फाइनल स्ट्रोक में क्या आता है? तू है कौन मेरा? या हम बोलते हैं मैंने तो, मेरा तो तुझसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। सब सही है लेकिन आप रिश्ता क्या है? तो जब इस लेवल पे बातें आ गई तो कोई भी पर्सन किसी की भी पीड़ा, पेन, अच्छाई, बुराई कैसे समझ पाए? तो हमने एक पूरे लैंड पे छोटे छोटे आइलैंड्स बना दिए। मैं कौन? मेरा शरीर और मेरे शरीर के अराउंड के पीपल। मैं कौन? मेरा शरीर, मन और उसके अराउंड के पीपल। तो इतने जब आइलैंड्स हैं, सभी के व्यूज़ अलग हैं, जोड़ने वाली तो कोई कड़ी नहीं है। तो इस एजुकेशन ने किया क्या? हमें क्या सिखाया? कॉम्पिटिटिव बनो। अगर तुमको कंपटीशन में रहना है तो दूसरे को धक्का मारना सीखना होगा। जो नहीं सीखता वो मूर्ख में काउंट होता है। कल हम एक कोटेशन पढ़ रहे थे माता जी का कि इस ज़माने में, खैर वो बहुत पहले की बात है पर इक्वली एप्लीकेबल, कि ज़माने में मूर्ख किसको बोला जाता है? जो परमात्मा या परमात्मा के दूतों को स्वीकार कर ले वो तो मूर्ख है। मतलब अगर आपने डिवाइन का पाथ चूज कर लिया या आपने किसी गुरु को स्वीकार कर लिया, वो कितने मूर्ख हो, तुमको समझ ही नहीं है जिंदगी में, बिल्कुल नीरे मूर्ख। ये वर्ल्ड ने ये चीज़ बना दी। तो अब हमारे संस्कार, क्योंकि हम यहाँ पैदा हो गए तो हमें राम जी भी दिख रहे हैं, हमें कृष्ण जी भी दिख रहे हैं, हमें शिव जी भी दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई ही गहरा अनुभव हमें कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत अच्छे से पीछे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है। शिव जी खिलाने थोड़ी आएंगे, खिलाना तो तुमको पड़ता है, दूध चढ़ाने तुम जाते हो, वो तो एक बूंद दूध देने थोड़ी आता है। जब मनुष्य इस लेवल पे आ गए तो उसकी जो आस्थाएं हैं वो क्या हो गए? फॉल्सहुड के मुखौटे हो गए। हम सुबह से शाम जिंदगी में हर थोड़े दिन पे यज्ञ करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, लेकिन उस हवन कुंड में डालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। वो तो हम इसलिए करवा रहे हैं कि दुनिया को दिखा सकें कि हम कितने धार्मिक हैं, लेकिन व्हाट इज धर्म? हमने क्या जनरेशन बना दी। फिर हम कोस भी रहे हैं
कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन देखो उनके अंदर कुछ भी गहराई नहीं है, कहाँ से हो। हमने उसको बोल दिया कि किसी नोबल चीज़ के सामने झुकना नहीं, हमने उसको सिखा दिया कि तेरी कीमत इतनी है जितना तू काम कर, ये बेकार के डिवाइन की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब हमने उसको सिखा दिया। फिर हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक नोबल बच्चा बन जाए, कैसे बनेगा? इफ़ वी आस्क अवरसेल्व्स कि हमें दिक्कतें क्यों आ रही है माँ की बातों को, जब हम पढ़ जाएं कि साइकिलिंग ऐसे होता है, इतने ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, पढ़ जाते हैं, लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई कर पाते? बिकॉज ये जो फिजिकल माइंड है जिसमें मॉडर्न ट्रेनिंग घुसी हुई है, वो चीख के गया याद दिलाता है, अपना ध्यान रख ले, आखिर में कोई काम में नहीं आता, आखिर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशंस ही काम में आते हैं, वो ही रिलेटिव्स है जो आपको सच्चा प्यार करते हैं। ये कहाँ जाती है आवाज़? क्योंकि ये हमारे एजुकेशन का पार्ट है। फिर हम बोले कि हम माता जी श्री अरविंद को भगवान मानते हैं, या गुरु मानते हैं, या महापुरुष मानते हैं, सब बातें हो गई ना। वी नो वो हमारा ध्यान तो रख ही नहीं सकता। वी नो कि हम उनकी तरफ जाएंगे तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। ध्यान तो वहीं कहीं और से ही रखा जाएगा। सो एक बहुत ही सुंदर चीज़ इसमें भी मैं किसी को एक्सप्लेन कर रही थी, उस वक्त बात करते करते हम लोग एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ गया कि हर जगह पे जैसे साईं बाबा को साईं माउली बोला जाता है, गुरु माँ बोला जाता है। इंडिया में माँ शब्द का एक बहुत ही फंडामेंटल सुंदर उनका एक पोजीशन है, बिकॉज माँ इज दैट एटीट्यूड ऑफ लाइफ where the calculations are not there। तो जब गुरु माँ बोलते हैं, साईं बाबा तो पुरुष शरीर में थे, लेकिन एक माँ वाली फीलिंग का मीनिंग क्या होता है? दैट इज दैट एक्सप्रेशन। अगर कोई संन्यास लेता है तो जैसे स्वामी पुरुषों को कहा जाता है, स्त्रियों को एक दिया जाता है माँ सरस्वती, माँ ये। What is that? It reflects the quality, and it also shows that anybody can be that माँ। हम बोलते हैं गाय माता। A attitude where calculation is zero, you know how to give। तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे रहते हैं कि ठीक है ले जा, तेरे को क्या चाहिए तो ले ले, तूने कुछ नहीं किया, तूने रिकॉग्निशन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, यू डोंट हैव टाइम, कोई बात नहीं, दैट इज बिटवीन यू एंड द डिवाइन। सो दैट एटीट्यूड इज रिस्पेक्टेड एंड वॉज रिस्पेक्टेड इन दिस कंट्री। इट इज़ नॉट द लेबल, पर क्योंकि हम हर चीज़ में रेड्यूस हो गए तो हमें सिखाना पड़ता है, अरे क्या कर रहे हो। तो ये जो समय का पूरा सिस्टम है उसमें एक ही चीज़ समझ आती है कि वी आर नॉट ओपन टूवर्ड्स द डिवाइन। अगर हमारे ज़िंदगी में डिवाइन के लिए जगह नहीं है तो हम कुछ अच्छा कर सकते नहीं हैं। जिस हद तक हम उस चीज़ से ओपन हैं उतना ही हम एक्चुअल में इन शब्दों के पीछे के स्पिरिट को जी पाए। वरना तो हम बोलते रहेंगे अरे श्री अरविंद की बातें बहुत अच्छी, लेकिन फिर उसमें भी हम आ जाएंगे। उनको क्या पता, उनको तो कुछ पता ही नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही पढ़ाई कर ली, उन्होंने तो ऐसे ही बम भी बना लिए, उन्होंने तो ऐसे ही देश के लिए लड़ाई भी कर ली, फिर उन्होंने ऐसे ही उनको ध्यान लग गया। दिक्कत क्या हुई? फिर हम बोले अरे लेकिन उनको जेल में रखा है, उनके लिए क्या है जेल? मतलब उनके लिए तो हर कुछ है ही। और हमारे लिए ना हमको किसी से लड़ना, ना हमको कोई जेल में बंद करता, ना हमें 10 लोगों का यूज़ किया हुआ टावल यूज़ करना, लेकिन हमारी समस्या श्री अरविंद नहीं समझ सकते। उनके लिए क्या है?
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में थोड़ी ना आए हैं, क्योंकि वो तो आसमान से ऐसे एक दिन टुप करके टपके। उनके तो 10-15 विंग्स थे, उन्होंने तो कुछ अनुभव नहीं किया। प्रॉब्लम तो हम जैसे महान आत्माओं के जीवन में होती है। हम अनोखे हैं जिनके रिश्ते होते हैं, हम बड़े अनोखे हैं जिसका दिमाग है, हम बड़े अनोखे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स। तो जब वो डिस्कशन हम करते हैं कि भाई वो जेल में रहे, कितनी छोटी सी जगह, क्या अगर, लेकिन उनको दिक्कत थोड़ी ना है, तो डिवाइन उनको तो, लेकिन हमें जिनको बड़े बड़े अच्छी साफ जगहें मिली है, वहाँ पे भी हमें बड़ी दिक्कत है, बिकॉज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो तो क्या है, हर पर्सन के लिए हमारा, हर जो हायर चेतना में जीता उसके लिए तो हमारा ज्ञान है। उनपे क्या दिक्कत होती है, उनको तो सिर्फ बोलना ही है। आश्रम तो उनका ऐसे, उन्होंने बोला आश्रम तो बन गया। हम जैसे लोग जो कभी किसी का कुछ नहीं कर सकते, वैसे लोग भी इकट्ठे हो गए। हाँ, उन्होंने तो हिप्नोटाइज कर दिया और बोला तुम मेरा ही काम करोगे। तो वो रोबोट बोला हाँ मैं आपका ही काम करूँगा। फिर लोग रहने लग गए। फिर ऐसे माता जी के पास जाते थे तो बोलते थे तेरा सब कुछ मुझे दे दे, फिर वो दे देते थे। उनको क्या दिक्कत है, और वो विल, उन्होंने तो ड्रीम कर लिया, बनाया तो लोगों ने। प्रैक्टिकल ग्राउंड में कौन पीसा गया, हम लोग। वो तो कैसे थे अबव ऑल। तो जब हमारी ये सोच होती है हम ऐसे ही रहते हैं। तो ये डिफरेंस जो हमारे बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन अपनी ज़िंदगी में झांके तो जितने मिरेकल्स नरसिंह मेहता के लाइफ में हुए हमारे लाइफ में भी हुए और आगे भी होंगे। डिफरेंसेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, ही वॉज एबल टू अप्रिशिएट, he appreciate only our ego. There is a huge difference. तो जब नरसिंह मेहता के पास कृष्ण आए तो उनको नहीं लगा कि वो 4-5 वो जो गोल्ड के स्टोन्स थे वो मैं ले लेता हूँ फिर नगर सेठ बन जाता हूँ और मेरी लड़की को ये दे देता हूँ और मेरे लड़के को वो दे देता हूँ और मैं ऐसे सेट हो जाता हूँ। उतनी चीप चेतना नहीं थी उनके आसपास, इसलिए उनको दिखे। अगर हम अपनी लाइफ देखें तो हमने कितनी बार बचाया है। हम तो ऐसे बिच्छू हैं कि बचाने वाला हाथ को हम ऐसे काटने जाते हैं, फिर भी वो चुभन सहन करके डिवाइन हमें बचाता है। और फिर भी हमारे अंदर ये नहीं आता कि हम उनको ग्रैटिट्यूड दर्शाए। हम तो फाइट करने जाते हो। So this is the difference of the society. जो हमारी एंशिएंट सोसाइटी, जो माँ की एजुकेशन, ये साइकिक का सारा खेल बीच में लाना, if we do not get connected with that bigger spirit, तो मैं दिन प्रतिदिन स्वार्थ में गिरती जाऊंगी। वो चीज़ें नहीं आ सकती। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, अरे ज़माना बिगड़ रहा है, तो और होगा क्या? और होगा क्या? जिस बच्चे के अंदर ये है मेरे तो ये 3-4 ही है, वो बच्चा बेईमान नहीं बनेगा तो करेगा क्या? क्रूएल्टी नहीं करेगा तो करेगा क्या? वायलेंस नहीं करेगा, करप्शन नहीं फैलाएगा तो करेगा क्या? क्योंकि उसे मकान सिर्फ उन 3-4 के लिए चाहिए, बाकी सब तो सड़कों पे रहो, मुझे क्या दिक्कत है, मरो कटो, मुझे क्या दिक्कत है। तो जितनी छोटी चेतना, हर एक को बस एक कोना संभालना है और उस कोने के लिए सब चाहिए और बाकी चीज़ उनको कैसी चाहिए साथ में
ये हम बात कर चुके हैं कि मेरा मकान सबसे कैसा होना चाहिए, ऊंचा। फिर आजू बाजू के मकान कैसे होने चाहिए, थोड़े थोड़े छोटे, ताकि वो देख देख कैसे टेरेस पे जाते मैं तो ऊंचाई पर। और उस ऊंचाई के लिए हमने कितनों को नीचाई में डाला, वो दिक्कत नहीं है। तो जब हम फंडामेंटल चीज़ को करेक्ट नहीं करेंगे तो उसके कारण आई हुई बीमारियों को हम सही नहीं कर सकते। जैसे कैंसर का इलाज नहीं है, कई बार क्या होता है, कोई हाथ में आ गया, हाथ कटवा देते हैं, बहुत बार नहीं फैलता और बहुत बार फिर भी फैल जाता है अगर उसका एक कीटाणु भी रह गया। तो ये वैसा कैंसर है। इफ आई सी माई सेल्फ एज आई, हर चीज़ में मेरा क्या फ़ायदा, उसको ये बोलूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, और अब मुझे मिल गया तो उसका मैं दुगना चौगना कैसे कर दूँ। बस यही अगर हमने समाज बनाया तो हम कोई बीमारी को नहीं हटा पाए। तो आज हम स्पेसिफिकली ये पॉइंट पे आ रहे हैं कि समटाइम्स व्हेन आई लुक एट यू पीपल, मुझे ऐसा लगता है इतना एजुकेशन, इस तरीके का माहौल, इस तरीके की बात मिलना भी कितना बड़ा ग्रेस है। क्योंकि हमारे तो आसपास भी ऐसी कोई बात नहीं है कि दादाजी कितनी बार ये चीज़ को रिमाइंड करते हैं कि हमें एक अच्छी बात, तो लोग क्या बोलते हैं ऐसे थोड़ी अच्छे लोग भी नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छे लोग? कि तुम तमीज़ इसलिए सीखो कि 4 लोग तुम्हारे बारे में बोले कि तुम तमीज़दार हो। दैट इज़ नॉट अच्छे लोग, दैट इज़ नॉट अच्छी बात। तुम सच में इतने सरल बन जाओ कि तुम्हारे द्वारा वो डिवाइन एनर्जीज वर्क कर सके, दैट इज़ अच्छी बात। वो किसने बताया? सो दिस लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द ग्रेस, हम सब के लाइफ में मिराकल सुबह दोपहर शाम हो रहे हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हो नहीं सकते। तो कोशिश थोड़ी ये करनी चाहिए कि हम अपने ज़िंदगी की जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसको नोट डाउन कर सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें। और एक नहीं है, अनेक ब्लेसिंग्स हैं। तो आप लोग आज ये काम करो कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स एंड इन फ्रंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग राइट अ थैंक यू। कि आज हम भी उसी ज़माने में है, उसी वातावरण में है, फिर भी हमारे लिए एक आइलैंड बना है। तो शुरुआत तो हमें दादाजी से करनी चाहिए, वी क्रिएटेड एंड टुक द पेन, लेकिन एक लिस्ट बनाओ ऑफ थैंक्स। और वो जो ड्राइंग है वो आज टारगेट ये रखो कि यू फिनिश। वेडनेसडे फिर नेक्स्ट चीज़ पे चले जाए, नेक्स्ट ड्राइंग।